दुखों को दूर कर लीजिए तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। फिर आप भी किसी के दुखों को दूर करा देना योग प्राणायाम से, आपको भी मोक्ष मिलेगा, आप भी स्वर्ग में आ जाना, हम सब वहीं इकट्ठे हो जाएंगे स्वर्ग में। और सुना है कि वहां कोई काम करने को नहीं है, दिन भर खाली रात भर खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम की ही कक्षाएं लगाएंगे और इंद्र को सिखाएंगे, उनके चेले चपाटों को योग सिखाएंगे। मैंने मजाक में आपसे गंभीर बात कही है और वो गंभीर बात यही है, मैं मोक्ष में जाऊं, आप सब हमारे साथ मोक्ष में जाएं, ऐसी एक विद्या का नाम है योग प्राणायाम, जिसको आप सीखें, दूसरों को सिखाएं, अपने दुख दूर करें और दूसरों के दुख दूर करवाएं। इस भावना के साथ मैं आपको निवेदन करता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आप भारत स्वाभिमान अभियान के साथ जुड़ें, योग प्राणायाम सीखें, आयुर्वेद का पालन करें और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें। एक दो बातें आपसे और मुझे करनी है, वो ये कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है सारे देश और दुनिया में जो लोगों को ये सिखाती है कि आप बीमार ही ना पड़े। दुनिया में बाकी सभी चिकित्सा पद्धतियां ये कहती हैं कि आप पहले बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे। एलोपैथी यही कहती है, होम्योपैथी भी यही कहती है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी अद्भुत पद्धति है सारी दुनिया में जो ये कहती है कि बीमार ही मत पड़ो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। तो आप सब आयुर्वेद का पालन करें, और ये आयुर्वेद भी हजारों लाखों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें आपके बहुत सारे वैद्य लोगों से पता चल सकती हैं जो आपके नगर में होंगे, नहीं तो गोवा राज्य में होंगे। मैं तो मोटी मोटी दो तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं जिनका आप पालन करें तो जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। बीमारी आपको आए उससे कई गुना अच्छा है बीमारी आए नहीं, आप रोगी बने नहीं, हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और ये बहुत आसान काम है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित कर सकता है वो जीवन भर निरोगी रह सकता है। तो आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आयुर्वेद की, कि आप अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित रख लीजिए, जीवन भर आप निरोगी हो जाएंगे। आप बोलेंगे वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने के लिए क्या करें? आयुर्वेद की छोटी छोटी 3-4 बातें कहता हूं आपसे। वात को संतुलित रखना इसलिए जरूरी है कि वात अगर बिगड़ गया तो आपको 80 से ज्यादा रोग पैदा करेगा। 8 और 0 80 रोग आते हैं जब वात बिगड़ता है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, हृदय घात, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं और 80 से ज्यादा हैं। इसलिए वात को बिगड़ने मत दीजिए कभी भी। पित्त को मत बिगड़ने दीजिए, वरना पित्त के बिगड़ने से 40 रोग आते हैं। गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, ये सब पित्त के बिगड़ने के रोग हैं। और कफ को मत बिगड़ने दीजिए, क्योंकि कफ के बिगड़ने से 20 रोग आते हैं। सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, मोटापा होना, वजन बढ़ना, ये सब कफ के बिगड़ने के रोग हैं। तो कफ को संतुलित रखिए, पित्त को संतुलित रखिए, वात को संतुलित रखिए। अब आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने के लिए बहुत सारे सूत्र लिखे गए हैं और उन सूत्रों की कुल संख्या लगभग 7000 है। उसमें से मैं 3-4 सूत्र जरूर बताऊंगा आपको। आप आज से ही इनका अपने जीवन में पालन करिए। आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त, कफ को अगर संतुलित रखना है तो हमेशा खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए। इस सूत्र को ऐसे कहा गया है, भोजनांते विषम वारी। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी। भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है, माने भोजन के अंत में कभी भी पानी मत पीजिए। आप बोलेंगे क्यों नहीं पीना? पानी इसलिए मत पीना कि जब आप भोजन करते हैं, सारा भोजन आपके पेट में इकट्ठा होता है
पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर। संस्कृत में जठर कहते हैं, हिंदी में आमाशय कहते हैं, और डॉक्टरों की भाषा में एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। सारा भोजन आपका जठर में एकत्रित होता है। जठर में अग्नि जलती है भोजन को पचाने के लिए, उसको जठर अग्नि कहते हैं, मिला के कह देते हैं जठराग्नि। तो आप जैसे ही भोजन करते हैं अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि भोजन को पचाने का काम जैसे ही शुरू कर देती है तब तक आप घटाघट पानी पी लेते हैं, और पानी उस अग्नि को बुझा देता है। और पानी ने अगर अग्नि को बुझा दिया तो अग्नि फिर नहीं जलेगी, तो भोजन नहीं पचेगा, तो भोजन फिर सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा, और वो विष आपके जीवन में 103 रोग पैदा करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। तो आप पूछेंगे पानी कभी पीना? कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। आपने 10 बजे भोजन किया, 11:30 बजे पानी पीना। 11 बजे भोजन किया, 12:30 बजे पानी पीना। हमेशा 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। क्यों? क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तक जो जठर अग्नि प्रदीप्त होती है वो 1 से 1.5 घंटे में अपने आप शांत हो जाती है। उतनी देर अग्नि की जरूरत पड़ती है, और 1-1.5 घंटे में जब अग्नि शांत हो जाती है तो सारे भोजन का रस बनना शुरू होता है, और उस रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि, मेद बनता है। मल मूत्र आपके काम का नहीं है, शरीर उसको हर दिन छोड़ देता है। बाकी सब चीजें शरीर के काम की हैं, शरीर उसको धारण कर लेता है। तो जब भोजन का रस बनना शुरू हो तब पानी की जरूरत शरीर को पड़ती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना अच्छा है। ये पहला नियम है आयुर्वेद का। अगर आप पालन करेंगे जीवन भर आपको वात, पित्त, कफ संतुलित रहेगा और बीमारी नहीं आएगी। दूसरा नियम है आयुर्वेद का। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, उसका समाधान करूं तब दूसरा नियम बताऊं। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि चलो भोजन के अंत में तो पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे के बाद पिएंगे, पहले पानी पीना क्या, भोजन के पहले? तो आयुर्वेद में कहा गया भोजन के 48 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, 48 मिनट्स बिफोर, और जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं भोजन के मध्य में पानी पी सकते हैं क्या, बीच में? तो मध्य में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाए। मतलब आप भोजन कर रहे हैं, आपको खांसी आ गई तो आप पानी पी लीजिए बीच में। आप भोजन कर रहे हैं और आपको गले में कुछ फंस गया भोजन, तो थोड़ा पानी पी लीजिए। तो भोजन के मध्य में 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अंत में 1.5 घंटे पर पानी पिए, और पहले पीना है तो 48 मिनट पे पिए। एक आखिरी बात मुझे कहनी है इस सूत्र में कि भोजन के बाद अगर कोई चीज पीना चाहते तो आयुर्वेद में कहा गया 3 चीजें पी सकते हैं भोजन के बाद। एक तो ताक पी सकते हैं, छाछ, दूसरा दूध पी सकते हैं, और तीसरा जूस पी सकते हैं, फलों का रस। भोजन के तुरंत बाद आप चाहें तो ताक पीजिए, छाछ पीजिए, मज्जिगे पीजिए, बटर मिल्क पीजिए, ये भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं। दूध पी सकते हैं और जूस पी सकते हैं। जूस पीने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह सुबह पिए तो बहुत अच्छा है। ताक और मज्जिगे, बटर मिल्क के लिए कहा गया है दोपहर को पिए तो बहुत अच्छा है, और दूध पीने के लिए कहा गया है रात को पिए तो सबसे अच्छा है। तो रात के भोजन के बाद तुरंत दूध पी लीजिए, दोपहर के भोजन के बाद ताक और बटर मिल्क पी लीजिए, और सुबह के भोजन के बाद जूस पी लीजिए। पानी 1.5 घंटे बाद पीजिए। अब आपके मन में और एक सवाल आ सकता है कि एक तरफ आयुर्वेद कहता है कि पानी मत पियो, दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है ताक पी लो, ताक में तो पानी ही है, बटर मिल्क तो पानी से ही बनता है, और जूस में तो पानी के अलावा कुछ ही नहीं है। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या विरोधाभास है आयुर्वेद का? ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में ये कहा गया कि ये जो पानी होता है, पानी ये जब तक शुद्ध है अकेला है तब तक इसके अपने गुण इसमें रहते हैं।
जब पानी किसी वस्तु में मिला दिया जाता है तो पानी के सारे अपने गुण वो छोड़ देता है, जिस वस्तु में पानी मिला दिया गया उसी के गुण धारण कर लेता है। आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाएं उस जैसा। तो पानी को आपने दही में मिलाया, ताक बन गई, तो इसमें पानी के गुण नहीं है, दही के गुण आ गए। पानी को दूध में मिलाया आपने तो पानी में दूध के गुण आए हैं, और पानी को किसी फल के साथ मिला दिया तो जूस बन गया, तो उसमें फल के गुण आए हैं। इसलिए ताक पिया जाता है, दूध पिया जाता है, जूस पिया जाता है, पानी 1.5 घंटे के बाद ही पीना। ये पहला सूत्र है आयुर्वेद का। इस सूत्र का पालन जो भी अपने जीवन में कर लेगा, जीवन भर वात पित्त कफ उसका संतुलित रहेगा, बीमारी आएगी ही नहीं, चिकित्सा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एक दूसरा आयुर्वेद का सूत्र है वो ये कि पानी को जब भी पीना, घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, ऐसे पानी पीना। कभी भी घटाघट घटाघट 1 गिलास 1 लोटा पानी लगातार मत पीना। 1 सिप पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर 1 सिप पिया, फिर रुके, फिर 1 सिप, फिर रुके, ऐसे पानी पीना। आप पूछेंगे क्यों? बात ऐसी है कि आपका जो मुंह है ना, इसमें हर समय लार बनती है। अंग्रेजी में हम इसको स्लाइवा कहते हैं, और दूसरा अंग्रेजी में इसको सलीवा कहते हैं। एक अमेरिकन अंग्रेजी है और एक ब्रिटिश अंग्रेजी है। एक अंग्रेजी में स्लाइवा, दूसरे में सलीवा, और मुंह में बनती है लार। ये जो लार होती है ना, ये क्षारीय होती है, एल्कलाइन। तो पानी अगर आप 1-1 सिप पी रहे हैं तो बार बार लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड बनता है। तो पेट के एसिड को शांत करने के लिए क्षार की जरूरत पड़ती है, और लार में सबसे ज्यादा क्षार है। तो आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा थोड़ा पानी पियो, सिप सिप पानी पियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लार पेट में जा सके और पेट के अम्ल को शांत कर सके। और आयुर्वेद में कहा गया, जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनको जीवन में कभी कोई रोग नहीं होता। तो पानी को सिप सिप पिए, 1-1 घूंट करके पानी पिए। मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु पानी को सिप सिप करके ही पीते। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु खाना खाने के 2 घंटे बाद ही पानी पीते। आयुर्वेद के दोनों नियम का पालन सारे जीव जंतु करते हैं, आप देख लीजिए। किसी गाय को देखिए खाना खाते हुए, मछली को देखिए, भैंस को देखिए खाना खाते हुए, बैल को देखिए खाना खाते हुए। ये सब सुबह सुबह खाना खाते हैं, और खाना खाते समय आप इनके सामने पानी रख दीजिए, वो पानी की तरफ मुंह भी नहीं निकालते। पीना तो बहुत दूर की बात। वो खूब पेट भर के खाना खाते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर मुंह चलाते हैं, जुगाली करते हैं, उसके 2-3 घंटे के बाद ही पानी पीते हैं। किसी पक्षी को देखिए, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगता है और 2 घंटे घूम के आता है, फिर पानी पीता है। तो सारे पशु पक्षी इस नियम का पालन करते हैं। और आप जानवरों को देखिए, पानी को चाट चाट के पीते हैं। कुत्ते को देखिए पानी चाट कर पीता है, शेर को देखिए पानी चाट कर पीता है, चीते को देखिए पानी चाट कर पीता है, गाय बैल भैंस को देखिए पानी को मुंह में भर लेते हैं, फिर 1-1 घूंट पानी को नीचे उतारते हैं। वो सभी पशु पक्षी, पक्षियों को देखिए पानी पीते हुए 1 ड्रॉप पानी का उठाते हैं, फिर धीरे धीरे चोंच चलाते हैं, फिर पानी पीते हैं। सारे पक्षी इस नियम का पालन करते हैं, सब पशु इस नियम का पालन करते हैं। और मैंने नहीं देखा कोई पक्षी ओवरवेट, किसी पक्षी का वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करता है। कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है, किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, किसी को ब्रोंकाइटिस और दमा आदि नहीं है। ये सब बीमारियां मनुष्य को हैं, क्योंकि मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता। तो पशु पक्षियों को भी इतनी अकल है कि वो आयुर्वेद के नियम पालन करें, तो आप भी अपने जीवन में इन नियमों को पालन करिए। ये 2 नियम बहुत महत्व के हैं।
खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, पानी को सिप सिप करके पीना। तीसरा नियम है, सवेरे जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पीजिए, ऊषापान। दांत साफ मत करिए, कुल्ला मत करिए, दातुन मत करिए, ये सब रात को करके सोइए। दांत साफ करने हैं रात को करिए, कुल्ला करना है, दातुन करना है रात को करिए। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीजिए, उठते ही पानी पीजिए। तो 2 फायदे होंगे, रात को जो लार मुंह में बनी है वो पानी के साथ सब अंदर चली जाएगी, और सुबह सुबह पेट खाली रहता है तो उठते ही पानी पिएंगे तो सारा पानी बड़ी आंत में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और बड़ी आंत में जाकर पानी उसके मल को साफ करेगा, और बड़ी आंत से मल की सफाई जैसे ही शुरू होगी तो पेट में दबाव पड़ेगा, आप संडास में जाएंगे, 2 मिनट में फ्रेश होके बाहर आ जाएंगे। और आयुर्वेद में कहा गया, जो सुबह एक बार पेट साफ कर लेते हैं उनकी जिंदगी में रोग आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो उससे ही सुबह सुबह पानी पी लिया करिए, कम से कम 1 गिलास, अधिक से अधिक 3 गिलास। और चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का जो मैं बताना चाहता हूं, ठंडा पानी कभी भी मत पीजिए। कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी मत पीजिए, बर्फ डाला हुआ पानी मत पीजिए। ठंडे पानी की परिभाषा क्या है? जो पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो पानी ठंडा है, और रेफ्रिजरेटर का पानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ये दोनों ही पानी मत पीजिए, बहुत खराब है। आप बोलेंगे क्यों? जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो पेट में गर्म है और पानी तो ठंडा है। गर्म पेट में ठंडा पानी जब आप डालेंगे तो झगड़ा होने वाला है, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होगा, मस्तिष्क के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होगा, और आपकी राम नाम सत्य हो जाएगी। मत पीजिए ठंडा पानी। अब वास्तव में क्या होता है, जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो पेट पानी को गर्म करता है। जब पेट पानी को गर्म करेगा तो पेट को अतिरिक्त रक्त की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो सारे शरीर का रक्त पेट में जाके पानी को गर्म करने लगता है। और रक्त की जरूरत अगर ब्रेन को है और ठंडा पानी पी लिया तो वो पेट में जाएगा पानी को गर्म करने के लिए, तो ब्रेन को रक्त की कमी आ जाएगी, तो ब्रेन में कोई डैमेज हो सकता है। कहीं भी रक्त की कमी आई तो डैमेज हो सकता है। इसलिए ठंडा पानी मत पीजिए। और ठंडा पानी पीने से एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ा आंत है, वो एक खुले हुए पाइप के जैसा होता है, लेकिन जब ठंडा पानी पिए तो वो बंद हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका संकुचित हुआ बार बार ठंडा पानी पीने से, तो सुबह आपका पोट साफ नहीं होगा, संडास नहीं आएगा। और जिनको पोट साफ नहीं हुआ, संडास नहीं हुआ, उनको जिंदगी भर रोग ही रोग आने वाले। इसलिए मत पीजिए ठंडा पानी। तो आप बोलेंगे कैसा पानी पिए? सर्दियों के दिन में गुनगुना पानी पीजिए, हल्का गर्म पीजिए, और गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान शरीर के तापमान के लगभग बराबर होता है। शरीर का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान भी लगभग 33 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का पानी पीना बंद कर दीजिए। और ये रेफ्रिजरेटर पानी रखने के लिए नहीं बनाया है, ये रेफ्रिजरेटर बनाया गया है औषधियों को रखने के लिए। आप पानी रखकर तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में पानी रखना बंद कर दीजिए। मिट्टी के घड़े में, माटले में पानी रखिए, उसको पीजिए। अब इसका एक फायदा और है, सारे भारतवासी जिनकी घरों की संख्या 21 कोटि है, भारत में 21 कोटि परिवार है, अगर सब एक एक मिट्टी का घड़ा खरीद लें तो भारत के 1 कोटि से ज्यादा कुम्हार कारीगरों को जिंदगी भर के लिए रोजगार मिल जाएगा और उनका पुण्य हो जाएगा।
हमें स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि उनका दुख हमारे कारण दूर हो जाएगा। तो आप भारत के मिट्टी का काम करने वाले जो कुम्हार कारीगर हैं, उनको रोजगार देने के लिए कम से कम एक घड़ा जरूर खरीदिए अपने घर में और उसी घड़े का पानी पीजिए। तो ये 4 नियम मैंने आपके आयुर्वेद के आपको कहे, और 3 छोटी बातें और आयुर्वेद की कहता हूं जो इतनी ही महत्व की है। आयुर्वेद में कहा गया जीवन भर बात को संतुलित रखना है तो शुद्ध तेल खाइए, जीवन भर पित्त को संतुलित रखना है तो देशी गाय का घी खाइए, और जीवन भर कफ को संतुलित रखना है तो चीनी छोड़कर गुड़ खाइए। यह आयुर्वेद कहता है। जीवन भर बात संतुलित रखना है आपको तो शुद्ध तेल खाइए। शुद्ध तेल का माने आप मान लीजिए नारियल का तेल खाते हैं, आप मान लीजिए शेंगदाणे का तेल खाते हैं, तो बाजार से जो डब्बाबंद तेल आता है ये शुद्ध नहीं है। बाजार में जो तेल मिलता है वो रिफाइंड तेल है और डबल रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल शुद्ध नहीं होता, क्योंकि तेल का रिफाइन करने के लिए उसमें 23 तरह के केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं और वो केमिकल तेल को अशुद्ध कर देते हैं। तेल को रिफाइन और डबल रिफाइन करने का मतलब है तेल की सारी चिकनाई को निकाल लेना। और मैं आपको एक विज्ञान की रहस्य वाली बात बताना चाहता हूं, तेल की चिकनाई में ही सारा प्रोटीन होता है, और जब रिफाइन किया जाता है तेल को तो सारा प्रोटीन निकाल लिया जाता है, और प्रोटीन निकलने के बाद वो तेल पानी से भी ज्यादा खराब होता है, इसलिए मत खाइए उस तेल। चिकनाई वाले तेल की ही आपको जरूरत है खाने के लिए। तो आप बोलेंगे हमारे तो डॉक्टर्स ने बोला है चिकनाई वाला तेल खाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी भी डॉक्टर के पास जाके इस बात का बहस करिए कि चिकनाई 2 तरह की होती है दुनिया में। फैट जिसको हम कहते हैं, एक तो अच्छा फैट होता है गुड फैट, और एक तो बुरा फैट होता है बैड फैट। जो अच्छा फैट है उसी को विज्ञान की भाषा में HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो खराब फैट है उसी को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। LDL हमेशा कम रहना चाहिए, HDL हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो HDL तो तेल की चिकनाई से ही आता है, और HDL तो ज्यादा होना ही चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स है ना, इनको मोबिलिटी के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है, और वो ऑयल आपको गुड फैट के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए चिकनाई वाला ही तेल खाइए। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए आप। भारत में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अभी ये रिसर्च किया है कि जो लोग शुद्ध तेल खाते हैं उनको अर्थराइटिस कभी होता नहीं, जो लोग शुद्ध तेल खाते हैं उनको हार्ट अटैक कभी आता नहीं, जो शुद्ध तेल खाते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और जो रिफाइंड तेल खा रहे हैं डबल रिफाइंड वो बीमार पड़ रहे हैं। और बाजार से जो रिफाइंड तेल आप लाते हैं इसमें एक मिलावट आती है, क्योंकि भारत सरकार ने सभी खाद्य तेलों में पामोलिन तेल मिलाने की इजाजत दे रखी है, और पामोलिन तेल कभी भी शरीर को डाइजेस्ट नहीं होता है। पामोलिन तेल को डाइजेस्ट होने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होता, इसलिए पामोलिन तेल डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और सभी डब्बाबंद तेलों में पामोलिन तेल मिला हुआ है, इसलिए गलती से भी डब्बाबंद तेल मत लाइए अपने घर में। तो आप बोलेंगे फिर तेल का क्या करें? आप अपना शेंगदाना लेके जाइए और तेल अपनी सामने निकलवा के लाइए। आप अपना नारियल लेके जाइए और तेल अपने सामने निकलवा के लाइए। तेल निकालने के लिए छोटी छोटी मशीनें सभी गांवों में चलती हैं। उन मशीनों में शेंगदाना देकर, नारियल देकर, सरसों देकर आप अपना तेल शुद्ध निकलवाइए, उसी तेल को खाइए। जीवन भर बात आपका संतुलित रहेगा, बीमारी बात की नहीं आएगी। और बिल्कुल मत घबराइए, आपको हार्ट अटैक होने वाला नहीं। हार्ट अटैक होता है डालडा खाने से, हार्ट अटैक होता है पामोलिन तेल खाने से, क्योंकि ये डालडा और पामोलिन तेल का जो फैट है ये कभी भी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता।
और इसी के कारण लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी में बढ़ता है और वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। शुद्ध तेल खाने से कभी हार्ट अटैक नहीं आता, इस बात को हमेशा याद रखिए। दूसरी बात आयुर्वेद की याद रखिए कि पित्त का कभी कोई रोग ना आए, इसके लिए शुद्ध गाय का घी खाइए। शुद्ध गाय के घी का माने गाय का दूध लीजिए, दूध को दही जमाइए, दही बनाने के बाद उसमें वो रई चलाइए, उसका छाछ बनेगा, ताक बनेगा, फिर मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को गर्म करिए, तब घी बनेगा, तूप जिसको आप कहते हैं, वही खाइए जीवन में, तो पित्त नहीं बिगड़ेगा कभी भी। और कफ ना बिगड़े आपके जीवन में, इसके लिए चीनी खाना छोड़ दीजिए, शुगर मत खाइए। साखर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है जिसको आप खा रहे हैं, इसकी जगह गुड़ खाइए, गुड़। और आप तो सब गोवावासी, महाराष्ट्र के नजदीक रहने वाले लोग हैं, गुड़ से भी अच्छी एक चीज बनती है, काकवी खाइए, काकवी। पूरे भारत में काकवी बनाने वाले महाराष्ट्र में ही लोग हैं, सबसे अद्भुत चीज है। चीनी को निकाल बाहर करिए अपने रसोई में से, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है, दिमाग खराब हो रहा है सबका। इसको निकालिए, इसकी जगह काकवी ले आइए, गुड़ ले आइए। और गुड़ जब लाएं खरीद कर तो देखकर लाइएगा, ज्यादा सफेद ज्यादा पीला गुड़ मत लाइए, थोड़ा काला काला थोड़ा गहरे लाल रंग का गुड़ लाइए, वो शुद्ध गुड़ वही है। और कोल्हापुर में भरपूर बनता है, सतारा सांगली में भरपूर बनता है, यहाँ अपने गोवा में भी काफी बनता है, जहां जहां ऊस का खेती होता है। तो गुड़ खाइए, चीनी बंद करिए, कफ ठीक रहेगा। देशी गाय का घी खाइए, डालडा बंद करिए, पित्त ठीक रहेगा। शुद्ध तेल खाइए तो कभी भी वात ठीक रहेगा, जिंदगी भर रोग नहीं आएगा, हमेशा निरोगी रहेंगे और सर्वे भवन्तु सुखने की बात सत्य सिद्ध होती रहेगी। एक आखिरी माहिती और देनी है आपको स्वस्थ रहने के लिए, और वो माहिती ये है, हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये जो मीट हम खाते हैं ना, ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। मीट खाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कौन सा मीट खाएं? अभी तो बाजार में एक मीट आता है जिसको आयोडीन युक्त मीट कहते हैं, ये सबसे खतरनाक मीट है, ये मत खाइए। फिर कौन सा मीट खाएं? वो हमारे घरों में पहले एक मीट आता था जो बहुत ज्यादा क्यूबिक फॉर्म का होता था, बेले जैसा क्यूब आता था, वो मीट अच्छा है, वो खाइए। एक काला मीट आता है, ब्लैक सॉल्ट, वो खाइए। एक सेंधव लवण आता है, सेंधव मीट, वो खाइए। ये आयोडीन युक्त मीट खाना बंद कर दीजिए। आप बोलेंगे इसमें क्या मामला है? ये आयोडीन युक्त मीट में भारत सरकार के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, और मेरे जैसे बहुत सारे देश के स्वास्थ्य और चिकित्सा में काम करने वाले लोग वो मुकदमा लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। पहले ये मुकदमा शुरू हुआ था मुंबई हाई कोर्ट में, और वहां सरकार हार गई और हम लोग जीत गए। अब ये मुकदमा चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां भी हम जीतेंगे, सरकार हारने वाली है। ये मामला क्या है? मीट में आयोडीन मिलाने के नाम पर एक दो केमिकल डाले जाते हैं। एक केमिकल का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरे केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल जहर हैं। पोटेशियम आयोडेट अगर मीट में मिला दिया और बार बार आप वो मीट खा रहे हैं तो आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन हो जाएगी, और जरूरत से ज्यादा आयोडीन बहुत खतरनाक होती है। और एल्यूमिनियम सिलिकेट जो मीट में मिलाया जा रहा है, ये किसी भी व्यक्ति को नपुंसक बना सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को गड़बड़ करने के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट सबसे बड़ा जिम्मेदार केमिकल है। तो आप कहेंगे फिर टीवी में ये जाहिरात क्यों आता है? ये जाहिरात आपको लूटने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए आता है। आयोडीन युक्त मीट खाइए, परिणाम क्या होता है? 25 पैसे किलो वाला मीट आप 12 रुपए किलो में खाना शुरू कर देते हैं, बिना ये पूछे हुए कि आयोडीन युक्त मीट 12 रुपए किलो क्यों होना चाहिए। मीट भारत में एक ऐसी वस्तु है जो बनाने में कोई भी खर्च नहीं लगता,
मीट बनता है दरिया के पानी से और सूरज के प्रकाश से।